हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो इस क्लास में हम स्पेसिफिक केस ऑफ काउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो काउंटिंग विदाउट रिपीटेशन है। तो इस पर्टिकुलर क्लास का एजेंडा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है अगर आप उसको मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो और ऐसा प्रॉपर्टी है कि हर एक स्टेप में जो नंबर ऑफ चॉइसेस है वो सेम रह रही है थ्रू आउट द स्टेप, तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में हमने एक स्पेसिफिक केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था जो है कि काउंटिंग विथ रिपीटेशन, जहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है आपने नंबर ऑफ स्टेजेस में उसको डिवाइड कर दिया और हर स्टेज में जो सेट ऑफ आउटकम्स अवेलेबल है चॉइस करने के लिए वो सेम रह रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर केस था कि काउंटिंग विथ रिपीटेशन। इस पर्टिकुलर केस में हम काउंटिंग विदाउट रिपीटेशन का भी केस देखेंगे और सोचेंगे कि क्या हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इस लेक्चर में आपको दो चीज़ एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट के आउटकम है क्या उसमें ऑर्डर मैटर करता है या नहीं ऑर्डर मैटर करता, मतलब कि वो ऑर्डर्ड आउटकम है या अनऑर्डर्ड आउटकम है। ये दो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बिकॉज हम वेरियस केसेस ऑफ काउंटिंग डिस्कस करेंगे। और अगर ये दो चीज़ आपके लिए क्लियर है कि भाई क्या जो फाइनल आउटकम है उसको हम ऑर्डर्ड कंसिडर करें या अनऑर्डर्ड कंसिडर करें, उसमें ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं मैटर करता, अगर ये चीज़ क्लियर है आपकी तो आप काउंटिंग के एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। वरना इस दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हर सिनारियो में जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई फाइनल आउटकम ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं क्या करूँगा कि बहुत सारे हम काउंटिंग के एग्जांपल्स देखेंगे और उसमें मैं आपको एक्सप्लिसिटली पूछूंगा कि क्या इसमें आउटकम्स का ऑर्डर, जो आउटकम आपकी आ रही है उसमें जो ऑर्डर है वो मैटर करता है या नहीं मैटर करता। तो आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर क्लास से। तो ये मेरा एजेंडा है। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट है आप उसको 8 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। तो मैं स्टेजेस को ऐसे लिखता हूँ। सपोज ये मेरा स्टेज 1 है, स्टेज 1 S1 बोलता हूँ शॉर्ट में, सिमिलरली S2 S3 अप टिल SR, है ना। और नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज इज लेट्स से स्टेज 1 के लिए मेरे पास चॉइस है N1, स्टेज 2 के लिए मेरे पास चॉइस है N2, स्टेज 3 के लिए मेरे पास चॉइसेस है N3। और आपने जो चॉइसेस की एट अर्लियर स्टेज इज नॉट इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव ऑन द स्पेसिफिक स्टेज, देन आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो और बोल सकते हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 मल्टीप्लाइड बाय N3 मल्टीप्लाइड बाय NR है, राइट। एंड ये चीज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एम्फसाइज करना चाहता हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये प्रिंसिपल तभी अप्लाई हो सकता है कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एट अ सर्टेन स्टेज, सो एट अ स्टेज के और स्टेप के आपके पास N के चॉइसेस है, ये चॉइसेस अनअफेक्टेड रह रही है। आप स्टेज 1 पे क्या चॉइस कर रहे हो, स्टेज 2 पे क्या चॉइस कर रहे हो, स्टेज K-1 पे क्या चॉइस कर रहे हो, ये नंबर ऑफ चॉइसेस स्टेज K पे N के ही रह रही है। अगर ऐसा हो रहा है तभी आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। तो उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है कि द एट स्टेप के N के चॉइसेस आर देयर एंड दिस चॉइसेस आर इंडिपेंडेंट of other steps or independent of the choices that you have done on the earlier stages। तो अगर ऐसा फॉलो हो रहा है then you can apply the multiplication principle। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हो और मैंने आपको एक मैट्रिक्स जैसा बना के आपको दिखाया था कि पॉसिबल आउटकम्स इसमें क्या होती है। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को अगर हमें नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करनी है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं और इसमें स्टेप्स क्या होगी और एट एवरी स्टेप्स चॉइसेस क्या होगी। तो मैं आपको पूछता हूँ, सोचिए कि ये मेरा स्टेप मतलब स्टेप्स क्या होगा एंड ये मेरा दो स्टेप का प्रोसेस है ना। तो स्टेप 1
में चॉइसेस क्या होगी और स्टेप 2 की चॉइसेस क्या होगी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर डाइस को आपको नंबर कर सकते हो, कि जैसे ये डाई ए है और डाइस बी है, और स्टेप 1 में आपके पास चॉइसेस फॉर आउटकम्स ऑफ डाइस ए, ठीक है। तो कौन कौन सी पॉसिबल चॉइसेस है, अगर आप सेट बना के देखो तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 साइडेड डाइस है और उस स्टेप 1 के लिए आपके पास 6 चॉइसेस है। सिमिलरली स्टेप 2 के लिए भी आपके पास 6 चॉइसेस है, क्योंकि डाइस बी भी मेरी 6 साइडेड है, ठीक है। तो आप आउटकम्स काउंट करने के लिए क्या करो कि स्टेप 1 में आपके पास कितनी चॉइसेस है, स्टेप 1 में मेरे पास 6 चॉइसेस है, एंड स्टेप 2 में मेरे पास कितनी चॉइसेस है, स्टेप 2 में भी 6 चॉइसेस है, तो टोटल मेरे पास 36 चॉइसेस है। तो ये मेरा ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया और मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऐसे काउंट की, ठीक है। तो मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप उसको आर्टिकुलेट करके आंसर दो कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप आउटकम को कैसे आर्टिकुलेट करोगे। सबसे पहले आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई आउटकम क्या है इस एक्सपेरिमेंट की। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की आउटकम है द पेयर ऑफ आउटपुट्स ऑफ डाई ए एंड डाई बी। सो ये मेरी आउटकम है। तो पेयर ऑफ आउटपुट्स ऑफ डाइस ए ये चीज है कि इसको मैं आउटकम बोलता हूँ, जो भी पेयर मुझे मिल रही है उसको मैं एक आउटकम बोलता हूँ। बढ़िया। तो अभी इसको अगर हम काउंट करने के लिए सेट ऑफ स्टेप्स में अगर डिवाइड करें तो हर एक स्टेप में जो मेरे पास सेट ऑफ चॉइसेस है वो सेम है या डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप हर एक स्टेप पे जो जो भी चॉइसेस है उसको सेट में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। तो स्टेप 1 में मैं एक्चुअली डिटरमाइन करता हूँ कि डाइस 1 का आउटकम क्या है, राइट। और स्टेप 2 में मैं डिटरमाइन करता हूँ कि डाइस 2 का आउटकम क्या है। होपफुली ये क्लियर है कि भाई स्टेप 1 में मैं क्या डिटरमाइन कर रहा हूँ, आउटपुट ऑफ डाइस ए, सिमिलरली स्टेप 2 में मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ आउटपुट ऑफ डाइस बी। बढ़िया। तो स्टेप 1 के लिए मेरे पास चॉइसेस है वो सेट 1 2 3 4 5 6, और स्टेप 2 का सेट भी सेम है। तो क्या जो सेट है दोनों स्टेप पे जो अवेलेबल चॉइसेस है मेरे, वो दोनों स्टेप्स पे सेम है या डिफरेंट है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेम है। तो सेट ऑफ पॉसिबल चॉइसेस एट एवरी स्टेप इज सेम। तो मैं आइटम्स जो है हर एक स्टेप पे सेम सेट में से चूज कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैं जो मैंने आइटम्स एक स्टेप पे चूज की, क्या मैं आइटम्स को उस आइटम को रिपीट कर सकता हूँ दूसरे स्टेप पे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देखो कि 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 2 रिपीट हो रहा है, 6 6 रिपीट हो रहा है, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम डिफरेंट काउंट करते हैं कि अगर डाइस ए का आउटकम 3 है और डाइस बी का आउटकम 3 है, ये पर्टिकुलर सिनारियो को हम काउंट कर रहे हैं और ये एक स्पेसिफिक आउटकम है हमारी एक्सपेरिमेंट की। तो अगर ऐसी चीज है तो हम बोलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है। ओके। अभी मैं पूछ रहा हूं कि जो नंबर ऑफ चॉइसेस आप कर रहे हो एवरी स्टेप पे, क्या वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइसेस आपने जो की अर्लियर स्टेज पे। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में अगर आप देखोगे कि भाई आपने स्टेप 1 पे जो भी चॉइस की, डज इट इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव फॉर द स्टेप 2? तो आंसर नो है, राइट। जो अवेलेबल चॉइसेस है स्टेप 1 के लिए वो भी 6 है, अवेलेबल चॉइसेस है स्टेप 2 के लिए वो भी 6 है। स्टेप 1 पे आप कोई भी आउटकम चूज करो, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव इन द स्टेप 2। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑब्वियसली द नंबर ऑफ चॉइसेस एट ईच स्टेप इज इंडिपेंडेंट।
तो इसका आंसर है यस। ओके, एंड ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एम्फसाइज करके बोलना चाहता हूँ कि जो आप एक आउटकम को कंसिडर कर रहे हो ना, आप पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके एक्सपेरिमेंट में एक आउटकम क्या है। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आउटकम क्या हुई? इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आउटकम इज अ पेयर ऑफ, जैसे मैंने लिखा कि पेयर ऑफ आउटपुट्स ऑफ डाइस ए एंड डाइस बी, बट आउटकम इज ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। तो जब मैं पूछूं कि भाई आउटकम ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है, तो उसका मतलब है कि भाई अगर मैंने कोई आउटकम ली 1 3 और दूसरी आउटकम ली 3 1, तो क्या मैं उसको डिफरेंट आउटकम कंसिडर करूंगा या सेम आउटकम कंसिडर करूंगा? अगर मैं उसको डिफरेंट आउटकम कंसिडर करता हूं तो मैं बोलूंगा कि भाई आउटकम्स जो है वो मेरी ऑर्डर्ड है, तो यहाँ पे मेरी आउटकम्स ऑर्डर्ड है, राइट। हम आगे जाके कुछ सिनारियोज देखेंगे और नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम काफ़ी केसेस देखेंगे जहाँ पे आउटकम्स को हम अनऑर्डर्ड भी कंसिडर करते हैं। अनऑर्डर्ड्स मतलब जो आउटकम में जो आउटपुट्स है उसका ऑर्डर्ड का महत्व नहीं है, तो हम उसको अनऑर्डर्ड बोलेंगे। यहाँ पे ऑर्डर का महत्व है, 1 3 और 3 1 को आप डिफरेंट काउंट कर रहे हो, उस वजह से ये पर्टिकुलर आउटकम को हम ऑर्डर्ड गिनेंगे, तो ये ऑर्डर्ड आउटकम हुई, ठीक है। अभी ये सिनारियो कंसिडर करो कि भाई आप पेयर कर रहे हो, बेसिकली आप हमने लास्ट क्लास में दिखा था कि भाई आपको कोई आउटफिट चूज करना है, तो आपके पास 2 कलर के शर्ट है और 3 पैंट है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज आप उसको चूज कर सकोगे। तो इसमें अगेन मैं आपको सेम प्रोसेस बताना चाहूँगा कि भाई पहले तो आप मुझे स्टेप्स बताओ इसमें कि भाई स्टेप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एवरी स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग, एंड चॉइसेस क्या है फॉर एवरी स्टेप, ठीक है। तो स्टेप 1 इज रिप्रेजेंटिंग द चॉइस फॉर शर्ट एंड स्टेप 2 इज रिप्रेजेंटिंग द चॉइस फॉर पैंट। तो आप एक सेट कंसिडर करो कि सेट 1 के लिए स्टेप 1 के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, या तो आप रेड शर्ट चूज कर सकते हो या फिर आप ब्लू शर्ट चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे या तो आपके पास है रेड शर्ट या तो फिर है ब्लू शर्ट, राइट। तो ये सेट है इज ऑफ अ कार्डिनलिटी 2। कार्डिनलिटी मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। सिमिलरली स्टेप 2 के लिए आपके पास क्या चॉइसेस है, ग्रे पेंट, ब्लैक पेंट या फिर येलो पेंट। तो यहाँ पे जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी 3 है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा कि ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप आउटकम किसको कंसिडर करते हो, क्या दोनों स्टेप पे जो चॉइसेस है वो सेम सेट से आ रही है या डिफरेंट सेट से आ रही है, और जो चॉइसेस है इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और क्या जो आप आउटकम को कंसिडर कर रहे हो उसमें ऑर्डर का महत्व है कि नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने अर्लियर पर्टिकुलर सिनारियो में पूछे थे, ये सेम 4 क्वेश्चन आपको अभी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं फॉर अ सेक ऑफ क्लैरिटी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा सेट आपके पास अवेलेबल है। या तो आप ग्रे पेंट चूज करो, तो मैं शॉर्ट में GP लिखता हूँ, ब्लैक पेंट चूज करो या फिर आप येलो पेंट चूज करो। तो आपके पास 3 चॉइसेस है, ठीक है। तो गिव मी द आंसर ऑफ ईच ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले तो इसकी आउटकम क्या है, आउटकम इज सेम अगेन, पेयर ऑफ शर्ट एंड पैंट, राइट। आउटकम, फाइनल आउटकम क्या है, पेयर ऑफ शर्ट एंड पैंट, ये आपकी फाइनल आउटकम होगी। The set of choices that you have at every stage, is it same or different? तो अर्लियर केस में आपके पास सेट ऑफ चॉइसेस है 1 2 3 4 5 6 थी, सेकंड स्टेज पे भी सेम चॉइसेस थी। इसमें जो सेट है वो सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो जो सेट ऑफ चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है एट एवरी स्टेज इज डिफरेंट, दोनों सेट डिफरेंट है। स्टेप 1 के लिए आपके पास कोई सेट है अवेलेबल चूज करने के लिए, स्टेप 2 के लिए आपके पास कोई दूसरा सेट है चूज करने के लिए।
तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ चॉइसेस है एट एवरी स्टेप इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्योंकि मेरा सेट ही अलग है, राइट। तो मैं स्टेप 1 पे कोई सेट से आइटम्स चूज कर रहा हूँ, स्टेप 2 पे कोई दूसरे सेट से आइटम चूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सेम आइटम को रिपीट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट सेट्स है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सिनारियो में आप स्टेप 1 पे जो भी आइटम चूज करोगे, इट विल नॉट इम्पैक्ट द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव एट द स्टेप 2, सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज इज इंडिपेंडेंट। यस, तो मैं इसका आंसर यस बोलूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप आउटकम है यहाँ पे, उसको आप ऑर्डर्ड कंसिडर करते हो कि अनऑर्डर्ड कंसिडर। तो सोचो, ऑर्डर्ड मतलब क्या कि भाई जो भी आउटकम आपकी आई, आउटकम इज पैंट और शर्ट का पेयर, राइट, इज द ऑर्डर इज डिफरेंट। तो अगर मैं पहले आपको एक आउटकम दूँ जिसमें शर्ट पहले हो, ब्लू शर्ट हो एंड येलो पैंट हो, और दूसरा आउटकम है जिसमें येलो पैंट है और ब्लू शर्ट है, इसमें ऑर्डर डिफरेंट है, तो इसको मैं अलग अलग आउटकम कंसिडर करूंगा या सेम आउटकम कंसिडर करूंगा? द आंसर इज इन दिस सिनारियो हम आउटकम को अनऑर्डर्ड कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं आपको ब्लू शर्ट एंड येलो पैंट दूँ या फिर येलो पैंट दूँ और ब्लू शर्ट दूँ, तो उस दोनों को आप सेम ही आउटकम कंसिडर करोगे, राइट। तो इस वजह से ये अनऑर्डर्ड है, इसमें ऑर्डर का महत्व नहीं है, राइट। आपने स्टेप्स पे जो भी चॉइसेस की, उसमें जो फाइनल आउटकम बनी, उसमें ऑर्डर का महत्व इस पर्टिकुलर सिनारियो में नहीं है। अर्लियर सिनारियो में था 1-3 और 3-1 डिफरेंट थे, यहाँ पे ऑर्डर का महत्व नहीं है, तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आपके पास 4 गर्ल है, छोटा सा क्लास है, 4 गर्ल है, उसमें 2 बॉय है, ठीक है। आपको क्लास मॉनिटर बनाना है 2 पर्सन का, उसमें फर्स्ट पर्सन मतलब एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए, राइट। तो मैं सारों को नाम दे देता हूँ। सपोज मेरे पास बॉयज़ है B1 B2, गर्ल है मेरे पास गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, ठीक है। तो इसको भी मैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को भी मैं 2 स्टेज में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं बॉय चूज करूँ और दूसरा मैं गर्ल चूज करूँ। तो ये स्टेप 1 है जहाँ पे मेरी चॉइस ऑफ बॉयज़ है, स्टेप 2 है जहाँ पे मेरा चॉइस फॉर गर्ल है, ठीक है। choose boy and here choose girl, ठीक है। सेट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल क्या है मेरे पास? तो स्टेप 1 पे मेरे पास क्या अवेलेबल है, या तो मैं B1 को कंसिडर कर सकता हूँ या तो मैं B2 को कंसिडर कर सकता हूँ। सिमिलरली स्टेप 2 पे मेरे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है, तो या तो मैं G1 को कंसिडर कर सकता हूँ, G2 को, G3 को या फिर G4 को, ठीक है। तो मेरे पास 4 चॉइस है स्टेप 2 के लिए एंड 2 चॉइस है स्टेप 1 के लिए। सेम क्वेश्चंस आपको मैं पूछूंगा कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आउटकम क्या हुई। अगर आप आउटकम को एक्यूरेटली आर्टिकुलेट कर पाते हो ना, तो बाकी सारे क्वेश्चन एक तरीके से नेचुरल है आंसर करना, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आउटकम को आप स्पेसिफिक वे से आप आर्टिकुलेट कर पाओ, ठीक है। आउटकम क्या है इसमें? पेयर ऑफ बॉय एंड गर्ल, है ना, पेयर ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। तो ये मेरा आउटकम हो गया पहली चीज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो सेट ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज वो सेम है कि डिफरेंट है। तो स्टेप 1 पे मैं B1 B2 में से चूज कर रहा हूँ, स्टेप 2 में G1 G2 G3 G4 में से चूज कर रहा हूँ। तो एवरी स्टेज पे मेरे पास सेट ऑफ चॉइसेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो रिपीटेशन नो रिपीटेशन का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। नंबर ऑफ चॉइसेस एट ईच स्टेप डिफरेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आप स्टेप 1 पे कोई भी बॉय चूज करो, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव फॉर स्टेप 2, तो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे
यस, नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज इज इंडिपेंडेंट। एंड चौथा क्वेश्चन आपको पूछना है कि ये जो आउटकम है उसमें हम ऑर्डर को महत्व दोगे कि नहीं दोगे। तो अगेन B1 G1 B1 G2, सो B1 G1 इज सेम एज G1 B1, राइट। इन दिस सिनेरियो दोनों ही मॉनिटर है, तो दोनों को मैं सेम आउटकम कंसिडर करूंगा। B1 G1 इज सेम एज G1 B1, B1 G3 इज सेम एज G3 B1। सो यहाँ पे अगेन एक सिनेरियो होता है कि यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड का महत्व नहीं देता हूँ, इस वजह से ये अनऑर्डर्ड है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आप फाइनल आउटकम में ऑर्डर का महत्व देते हो कि नहीं देते हो। अगर महत्व देते हो तो अगर अलग अलग ऑर्डर में सेम आइटम्स हैं तो आप उसको अलग अलग से काउंट करोगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आप एक मूवी आउटिंग को प्लान कर रहे हो और आपके पास मूवी चूज करने के 3 ऑप्शन है। या तो कॉमेडी मूवी चूज करो, ड्रामा मूवी चूज करो, एक्शन मूवी चूज करो। स्नैक्स के लिए 2 ऑप्शन है, पॉपकॉर्न, नाचोस। एंड ड्रिंक के लिए 3 ऑप्शन है, कोक, लेमनेड एंड वाटर। अगेन मैं आपको पूछूंगा कि ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को आप स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं। यस, स्टेप 1 क्या हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, राइट। बताओ स्टेप 1 क्या हो गया कि मैं चूज करूं कि कौन सा मूवी मुझे देखना है, तो चॉइस ऑफ मूवी, चूज मूवी, ये मेरा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया, चूज स्नैक। एंड स्टेप 3 क्या हो गया, चूज बेवरेज। ठीक है, तो आप देखो कि कौन कौन से सेट अवेलेबल है स्टेप 1 के लिए। स्टेप 1 के लिए मेरे पास ये सेट अवेलेबल है, इसमें से कोई भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे स्टेप 1 की चॉइसेस है, ये मेरे स्टेप 2 की चॉइसेस है, ये मेरे स्टेप 3 की चॉइसेस है। ठीक है, लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। ये स्टेप 3 की चॉइसेस है, स्टेप 2 की चॉइसेस है और ये मेरे स्टेप 1 की चॉइसेस है। ठीक है, अगेन मैं आपको सेम सेट ऑफ 4 क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें आउटकम को आप क्या बोलोगे। तो अगेन इस पर्टिकुलर सिनारियो में आउटकम क्या हो गया, आउटकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मूवी, बेवरेज एंड स्नैक दैट यू आर सिलेक्टिंग, राइट। उसको आप एक स्पेसिफिक आउटकम और स्पेसिफिक आउटिंग के तरीके से कंसिडर करते हो, राइट। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ अ मूवी, सेट ऑफ मूवी, स्नैक एंड बेवरेज। ये मेरी स्पेसिफिक आउटकम हो गई। ठीक है, अभी सेट ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेप इज सेम एज डिफरेंट, तो आप देख सकोगे कि भाई डिफरेंट है। स्टेप 1 पे मैं सिर्फ चूज कर रहा हूँ कि कौन से मूवी देखूंगा, स्टेप 2 पे स्नैक्स है एंड स्टेप 3 पे मेरा बेवरेज है। तो सेट मेरा जो है एट एवरी स्टेज इज डिफरेंट। नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेप, इज इट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो अगेन मैं अलग अलग सेट में से हर एक स्टेप में चूज कर रहा हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव एट सर्टेन स्टेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइसेस दैट यू हैव मेड ऑन द अर्लियर स्टेज। तो इसमें इंडिपेंडेंट है, यस। क्या मैं आउटकम को उसमें ऑर्डर को महत्व देता हूँ कि नहीं देता हूँ। तो मैं मूवी, स्नैक और बेवरेज कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज मैंने एक्शन मूवी देखी, नाचोस खाया और लेमनेड पी, ये मेरा एक स्पेसिफिक आउटकम है, राइट। अभी मैं कोई दूसरा पर्सन आके मुझे बोल रहा है कि नहीं मैं बोलता हूँ कि भाई नाचोस, एक्शन एंड लेमनेड, उसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। क्या आप उसको डिफरेंट आउटिंग बोलोगे या सेम आउटिंग बोलोगे। तो इसमें आप सेम आउटिंग ही बोलोगे। आप ऑर्डर को डिफरेंट कर दो, आप पहले स्नैक को बोलो या फिर पहले बेवरेज को बोलो, बाद में मूवी को बोलो या फिर पहले मूवी को बोलो, स्नैक को बोलो एंड बेवरेज को बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम चूज कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। तो जो आपकी फाइनल आउटकम है उसमें ऑर्डर का महत्व नहीं है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो आउटकम है वो मेरी अनऑर्डर्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
एक ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने 2x2 ग्रे स्केल इमेज का एग्जांपल देखा था एंड मैंने पूछा था कि कितनी ग्रे स्केल इमेज में बना सकता हूँ। तो इसमें मैं आपको सेम प्रोसेस पूछता हूँ कि आप उसको स्टेप में डिवाइड करो। स्टेप क्या है भाई, इसमें स्टेप क्या है मुझे ये बताओ। स्टेप हुआ 4 स्टेप हमने बोले थे। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है एंड स्टेप 3 क्या है एंड स्टेप 4 क्या है। ठीक है, तो स्टेप 1 इज अ चॉइस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल 1। इफ यू रिमेंबर इट लास्ट क्लास में। और कितनी चॉइसेस अवेलेबल है मेरे पास, आप 0 से 255 के बीच में कौन सा भी इंटीजर आप चूज करो, डजेंट मैटर। सिमिलरली स्टेप 2 पे आपके पास सेम चॉइसेस है, राइट। सिमिलरली स्टेप 3 पे एंड स्टेप 4 पे। ठीक है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस में मैं आपको पूछता हूँ कि इसमें एक आउटकम क्या हुई। इसमें हर स्टेप पे आपके पास जो अवेलेबल चॉइसेस है वो सेम सेट है या डिफरेंट है। तीसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जो चॉइसेस है एट एवरी स्टेप इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एंड इसमें ऑर्डर का महत्व है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन, इसमें आउटकम को क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से आप बोलना। आउटकम इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ पिक्सल, है ना। तो आउटकम को मैं ये बोलूँगा कि भाई एक तरीके से टपल पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पर्टिकुलर पिक्सल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड को, थर्ड एलिमेंट थर्ड को एंड थर्ड पिक्सल के लिए, एंड फोर्थ एलिमेंट फोर्थ पिक्सल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आउटकम इज not a combination but a sequence of intensities of pixels and of the length 4। ये मेरी आउटकम होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम प्रॉपरली आर्टिकुलेट करके समझो कि भाई आपके लिए आउटकम क्या है। एक बार आपको क्लियर हो कि आपके लिए आउटकम क्या है एक्सपेरिमेंट में, तो आप बाकी क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाते हो। और ये सीक्वेंस की लेंथ क्या है, 4, क्योंकि इमेज में 4 पिक्सल है। ठीक है, सेट ऑफ चॉइसेस एट एवरी पिक्सल, इज इट सेम और डिफरेंट। तो आप देखोगे कि भाई स्टेप 1 के लिए मेरे पास 0 से 255 का सेट है, कोई भी इंटीजर चूज कर सकते हो। स्टेप 2 में भी कोई भी, स्टेप 3 में भी कोई भी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सेट ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव एट एवरी स्टेप इज सेम। तो जब सेम होता है तब क्वेश्चन ऐसा जाता है कि भाई आप रिपीटेशन को अलाउड करोगे कि नहीं करोगे। तो एक पर्टिकुलर पिक्सल की जो भी इंटेंसिटी होगी, कैन इट बी सेम एज द इंटेंसिटी ऑफ द अनदर पिक्सल। तो हाँ, इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम उसको अलाउड कर रहे हैं, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है। आगे जाके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम रिपीटेशन को अलाउड नहीं करेंगे, बट इसमें अलाउड कर रहे हैं। मतलब कि आपकी इमेज ऐसी हो सकती है कि सारे पिक्सल की इंटेंसिटी 3 है, सारे पिक्सल की इंटेंसिटी 4 है, सारे पिक्सल की इंटेंसिटी 130 है, राइट। तो ये पर्टिकुलर केसेस को आप काउंट कर रहे हो अपने काउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है। थर्ड चीज़ हो गई कि भाई नंबर ऑफ चॉइसेस एट दिस स्टेज इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आप देखोगे कि भाई फर्स्ट स्टेज पे आप जो भी पिक्सल की इंटेंसिटी चूज करोगे डजेंट मैटर। सेकंड स्टेप पे आपके पास 255 ही चॉइस रहेंगे। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द चॉइस दैट यू आर डूइंग ऑन द स्टेप 1। तो ये इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज इज इंडिपेंडेंट, यस। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप सोचो कि क्या इसमें आउटकम ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। बहुत ही सोच समझ के इसमें ऑर्डर का महत्व है कि नहीं है। मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ 130, 131, 132, 134। इज इट सेम एज 132, 134, 133, 131? यस, नो, इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ डिफरेंट एक्चुअली। इसमें ऑर्डर का महत्व है।
क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट पिक्सल, सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड पिक्सल, एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड पिक्सल के लिए, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ पिक्सल। इस पर्टिकुलर आउटकम में मैं ऑर्डर को महत्व दे रहा हूं, तो इसके लिए आउटकम मेरी हो गई है ऑर्डर्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि एटीएम पिन चूज करने के आपके पास तरीके पूछ रहा है। तो इसको आप पहले तो स्टेप्स में डिवाइड करो। पिन की लेंथ 4 होनी चाहिए, एंड हर स्टेप्स पे क्या चॉइसेस होगी, मैं आपको सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा। तो मेरा पहले तो 4 स्टेप्स हो गए। ठीक है, तो सेम चीज़ कि भाई स्टेप 1 पे आपके पास क्या चॉइस है, 0 से 9 के बीच में कोई सा भी डिजिट आप चूज करो। स्टेप 2 के लिए भी सेम है, स्टेप 3 के लिए भी सेम है, एंड स्टेप 4 के लिए भी सेम है, राइट। तो स्टेप 1 का आउटकम क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन योर पिन, राइट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट है। सिमिलरली स्टेप 4 का आउटकम क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट मोस्ट डिजिट, एंड सिमिलरली फॉर अदर स्टेप आउटकम्स, राइट। तो इस पे मैं आपको सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि इसमें आउटकम आपको किसको बोलते हो। आउटकम इज बेसिकली योर पिन, राइट, जो आपने पिन बनाई, पिन इज योर आउटकम। ठीक है, तो पिन आपके आउटकम है। तो अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे भाई सेट ऑफ चॉइसेस दैट इज स्टेप इज सेम और डिफरेंट। तो आप देख रहे हो कि भाई हर एक स्टेप पे आप 0 से 9 के बीच में ही डिजिट को कंसिडर कर रहे हो। दैट्स वाई सेट ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज इज सेम। अगेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्या आप पिन में रिपीटेशन अलाउड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, 1111 इज अ वैलिड डिजिट, सो दैट्स वाई रिपीटेशन इज ऑल्सो अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है इस केस में, ठीक है। ठीक है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन आउटकम, मैंने पहले ही बता दिया कि आउटकम इज नथिंग बट द पिन दैट यू आर जनरेटिंग। ठीक है, अभी जो आपके आउटकम है वो ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। तो आप 1 2 3 4 वो आपकी पिन है, और अगर मैं दूसरा आपको नंबर दूं 3 4 1 2, इज इट सेम पिन और डिफरेंट पिन, ये दोनों अलग अलग पिन है, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आउटकम में ऑर्डर मैटर करता है। तो ये जो आउटकम है वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो अगेन आप देखोगे कि चॉइस 1 पे और स्टेप 1 पे आप जो भी चॉइस कर रहे हो, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव ऑन द सेकंड स्टेज। इट इज आप स्टेप 1 और स्टेप 2 पे जो भी चॉइस कर रहे हो, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव ऑन द थर्ड स्टेज। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। तो हमने लास्ट क्लास में काउंट किया था कि कितने पॉसिबल वेज है। यहाँ पे 10 तरीके हैं चूज़ करने के, यहाँ पे भी 10 तरीके हैं चूज़ करने के। 10 तरीके चूज़ करने के लिए स्टेप 3 में, 10 तरीके से तो चूज़ करने के स्टेप 4 के, तो ये हो गया 10 to the power 4, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस की तरीके से हमने लिया था कि अगर हमारे पास हर एक स्टेज पे n चॉइसेस है और सेट ऑफ हाइट आपके पास n चॉइस है हर एक स्टेप पे, और आप वो पूरा एक्सपेरिमेंट को k स्टेप पे डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ k इज n to the power k। तो इस पर्टिकुलर केस में आप 10 to the power 4 देखो। सिमिलरली इसका बहुत बेसिक केस हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था कि सबसे पहला वाला केस जो हमने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया था, राइट। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द डाइस A इज 6, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर डाइस B इज ऑल्सो 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास क्या है, 6 to the power 6 स्क्वायर, दैट इज 36।
सो ये मेरी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है, एंड इसमें भी आप रिपीटेशन अलाउड कर रहे हो, राइट। तो ये एक स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही है। सो अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एक एग्जांपल दिया था कि भाई आपके पास एक यर्न है, उसमें 3 कलर के बॉल्स है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। तो आप उसमें से 3 बॉल को ड्रॉ कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि जो भी बॉल ड्रॉ किया आप उसको उसमें कंटेनर में वापस नहीं रख रहे हो। ये लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं आपको सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को सेट ऑफ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो सपोज मैं ये करता हूँ कि भाई मैं स्टेप 1 पे कोई पहला बॉल चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में मैं दूसरा बॉल चूज़ कर रहा हूँ। तो सेट ऑफ स्टेजेस में मैंने पहले तो डिवाइड कर लिया ये पूरे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टेप 1 पे आपको पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है। ब्लू बॉल हो सकता है, ग्रीन बॉल हो सकता है और रेड बॉल हो सकता है। तो स्टेप 1 पे क्या सेट है मेरे पास? ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। सिमिलरली स्टेप 2 पे मेरे पास क्या अवेलेबल चॉइसेस है? तो स्टेप 2 पे भी आपके पास ब्लू, ग्रीन एंड रेड ही है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि स्टेप 1 पे आपने जो भी बॉल चूज किया वो सेम बॉल स्टेप 2 पे नहीं आएगा। So the possible outcomes at the step 2 is still 3, but depending on the outcome of the step 1, you can only have a 2 distinct outcome at a step 2. Okay, तो अगेन जो सेट्स अवेलेबल है आपके पास वो ब्लू, ग्रीन एंड रेड बॉल ही है। स्टेप 3 पे भी आपके पास आउटकम में ब्लू, ग्रीन और रेड ही आ सकता है ना। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि भाई स्टेप 1 पे आपने जो चॉइस किया वो सेम चीज स्टेप 2 पे नहीं आएगा और वो सेम चीज स्टेप 3 पे नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सिनारियो हो गया। तो मैं आपको पहले तो इसमें क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूँ। ये चारों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए कि इसमें आउटकम क्या है। आउटकम इज सीक्वेंस ऑफ बॉल्स। पहले रो में जो बॉल लिया वो, सेकंड रो में जो बॉल लिया वो, एंड थर्ड रो में जो बॉल लिया वो, तो एक सीक्वेंस है मेरा आउटपुट इज सीक्वेंस ऑफ बॉल, दैट इज माय आउटकम। तो आउटपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ बॉल्स। कौन कौन से बॉल्स है? ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये मेरा आउटकम्स है। जो सेट ऑफ चॉइसेस है एट एवरी स्टेज, इज इट सेम और डिफरेंट? तो एवरी स्टेप पे जो भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है वो सेम सेट से है कि डिफरेंट है? तो सेम सेट से है, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब कि अर्लियर स्टेज पे आपने जो भी बॉल चूज किया, सेकंड स्टेज पे वो बॉल आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिनारियो हो गया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ चॉइसेस एट ईच स्टेज, इज इट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ चॉइसेस एट स्टेप 1 आपके पास क्या थी? नंबर ऑफ चॉइसेस एट स्टेप 1 इज 3। नंबर ऑफ चॉइसेस एट स्टेप 2, इवन दो स्टेप 2 पे ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट फिक्सिंग द चॉइस एट स्टेप 1 आपके पास 2 ही चॉइस अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ चॉइस एट स्टेप 2 इज 2 एंड सिमिलरली नंबर ऑफ चॉइस एट स्टेप 3 इज 1. So number of choice at every step is independent of the choice that you have done on the earlier stage. तो नंबर ऑफ चॉइस मेरी इंडिपेंडेंट है, यस। इसका आंसर भी यस है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि भाई जो सेट ऑफ चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है ना, वो चेंज हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे मैंने सपोज ब्लू बॉल फिक्स कर दिया, तो मेरे पास जो चॉइसेस अवेलेबल है, तो अभी तो मेरे पास ग्रीन और रेड ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी ग्रीन नहीं आ सकता अगर मैंने ब्लू चूज कर दिया तो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ब्लू चूज किया तो मेरे पास ग्रीन और रेड है, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड चॉइस पे ब्लू नहीं आ सकता। तो ये मेरा सेट अलग हो गया। अभी सपोज मैंने फर्स्ट चॉइस पे ब्लू नहीं सिलेक्ट किया और मैंने सपोज रेड चूज कर लिया,
तो अगेन मेरा सेट चूज अलग हो जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे रेड अवेलेबल नहीं होगा स्टेप 2 एंड स्टेप 3 पे, बट मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी ब्लू की, तो ब्लू मेरे पास अवेलेबल होगा। तो जो मेरा सेट है, सेट ऑफ चॉइसेस एट द एवरी स्टेप इज चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द चॉइसेस दैट यू डू ऑन द अर्लियर स्टेज, बट द नंबर ऑफ चॉइस एट एवरी स्टेज इज सेम। सो अगर मैं फर्स्ट स्टेज पे रेड चूज करूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टेप 2 पे मेरे पास 2 ही चॉइस रह रही है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे ग्रीन चूज करूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टेप 2 पे मेरे पास 2 ही चॉइस रह रही है। भले ही सेट ऑफ चॉइसेस चेंज हो जा रही है, बट जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो 2 ही रह रहे हैं स्टेप 2 के लिए। सिमिलरली स्टेप 1 पे मैं रेड चूज करूं तो डजेंट मैटर, स्टेप 2 में मेरा सेट चेंज हो जाएगा अवेलेबल चॉइसेस का, बट number of choices available at step 2 is still 2. Similarly, fixing the choices at step 1 and step 2, मतलब आपने 2 बॉल ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो fixing the choices at step 1 and step 2, आपके पास step 3 में रिमेनिंग बॉल ही रहेगा, बट एक बॉल तो रहेगा ही रहेगा। तो आप step 1 और step 2 में कोई भी चॉइसेस ले लो, step 3 के लिए आपके पास एक चॉइस तो रहेगी ही रहेगी और एक ही रहेगी हमेशा। तो the number of choices at every step is same irrespective of the choices that you do on the earlier stage. So that's why you can still say that number of choices at this stage is independent at stage. तो still आप यहाँ पे multiplication principle लगा सकते हो, right? और इस particular scenario में how many ways of drawing 3 balls in a sequence without replacement from on is 3 times 2 times 1, okay? And all these balls are of a different color. सो लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे थे कि क्या आप इसमें आउटकम में ऑर्डर को महत्व देते हो कि नहीं देते हो। तो ऑब्वियसली हर एक आउटकम में 3 बॉल आते हैं, ब्लू ग्रीन एंड रेड, बट इसमें ऑर्डर अलग अलग है, तो ऑर्डर के हिसाब से ही आउटकम चेंज हो जाती है, राइट। तो आउटकम में हम ऑर्डर को महत्व देते हैं, इसलिए ये आउटकम है वो ऑर्डर्ड है मेरी। तो एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं जो एक्चुअली एन्यूमरेट करता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, ड्रॉइंग द 3 बॉल्स फ्रॉम द यंग विदाउट द रिप्लेसमेंट। तो आप देखोगे कि मैंने पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट में मैं इधर रेड ब्लू और ग्रीन 3 में से कोई भी एक बॉल चूज कर सकता हूँ, राइट। तो पहले स्टेप पे मेरे पास अवेलेबल चॉइसेस है 3, ठीक है। तो स्टेप 1 चॉइसेस मैंने येलो रेक्टेंगल से डिपिक्ट की कि मेरे पास 3 चॉइसेस है। अभी गिवन द चॉइस एट स्टेप 1, स्टेप 2 पे मेरे पास कितनी चॉइसेस, देखो अगर मेरा रेड बॉल है तो मेरे पास या तो ब्लू ग्रीन आएगा, दूसरा बॉल या तो ब्लू आएगा, तो स्टेप 2 पे मेरे पास 2 चॉइस है। सिमिलरली अगर मैंने स्टेप 1 पे ब्लू बॉल चूज़ किया, सॉरी ग्रीन बॉल चूज़ किया, तो अगेन मेरे पास स्टेप 2 के लिए 2 ही चॉइस रहेगी, रेड या ब्लू। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस एट द स्टेप 1, स्टेप 2 के लिए मेरे पास 2 ही चॉइस अवेलेबल रहेगी। तो स्टेप 1 की चॉइसेस 3 थी, स्टेप 2 की चॉइसेस 2 है मेरे पास, है ना। और स्टेप 3 में मेरे पास एक ही बॉल रह जाता है, तो उसके लिए मेरे भी चॉइस एक ही रहती है, ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग बॉल है वो मैं स्टेप 3 पे कंसिडर करूँगा, तो मेरे पास एक ही चॉइस रहेगी। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि भाई अ स्पेसिफिक आउटकम इज अ स्पेसिफिक लीफ इन दिस ट्री, राइट। तो अगर आप काउंट करोगे कि कितने लीफ है, 6 लीफ है, राइट। तो स्पेसिफिक आउटकम इज अ स्पेसिफिक लीफ इन द ट्री एंड नंबर ऑफ लीव्स और नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे कंसिडर करेंगे, आप मल्टीप्लाई करो। स्टेप 1 पे आपके पास 3 चॉइस है, स्टेप 2 के आपके पास 2 चॉइस है, तो नंबर ऑफ लीव्स आपके बन जाएंगे 6। तो सिमिलरली 6 आपके पास टोटल आउटकम्स है, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए है कि भाई आपने स्टेप 2 पे जो भी चॉइस की वो 2 ही रह रही है, इवन दो जो आपके पास अवेलेबल सेट है चूज करने का वो डिफरेंट है। सपोज आपने रेड बॉल चूज किया तो आपके पास जो सेट अवेलेबल है अभी रहेगा ग्रीन और ब्लू का, है ना। सपोज आपने पहले स्टेप पे ग्रीन बॉल चूज किया तो अभी आपके पास अवेलेबल सेट है रेड एंड ब्लू का। सो आपका सेट चेंज हो रहा है, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट और नंबर ऑफ चॉइसेस एट द स्टेप
is not changing irrespective of the choices at the earlier stage. So you can still apply the multiplication rule, and multiplication rule से आपको number of leaves मिल जाएंगे इस particular tree के, and number of leaves are same as the number of outcomes in your experiment, right? So that's why it is 6. तो काउंटिंग विदाउट रिपीटेशन वाले केस में क्या चीज़ नोट करने की है कि भाई काउंटिंग विदाउट रिपीटेशन में भी नंबर ऑफ चॉइसेस एट ईच स्टेज इज स्टिल इंडिपेंडेंट विद द चॉइस दैट यू डू ऑन द अर्लियर स्टेज. तो स्टिल आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कीजिए, ठीक है. एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि सपोज ओलंपिक का गेम है और 3 ही प्लेयर है, ठीक है. तो 3 ही प्लेयर है और तीनों को ऑब्वियसली 3 ही प्लेयर है, तो तीनों ही मतलब अगर आपके पास 3 मेडल है तो आपको 3 मेडल 3 प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, राइट? तो ऐसा हम सिनेरियो ले लेते हैं. तो हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 3 मेडल्स टू 3 एथलेट्स, राइट? तो ऑब्वियसली सेम एथलेट को और मल्टीपल एथलेट्स को सेम मेडल नहीं मिलेगा. तो मल्टीपल एथलेट को सपोज 2 अलग अलग एथलेट्स हैं तो उसको आप गोल्ड मेडल नहीं दोगे, या फिर दोनों को गोल्ड नहीं दोगे, दोनों को सिल्वर नहीं दोगे. गोल्ड सिर्फ एक ही एथलेट को मिलेगा, सिल्वर भी एक ही एथलेट को मिलेगा, ब्रॉन्ज भी एक ही एथलेट को मिलेगा, ठीक है. तो इसमें स्टेप्स क्या है? सपोज मैं सारे एथलेट को नाम दे देता हूँ. पहले तो A1, A2 एंड A3. आपके पास 3 एथलेट्स हैं, है ना. अभी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप स्टेप्स क्या बना सकते हो? तो स्टेप 1 है कि भाई चूज अ एथलेट फॉर गोल्ड मेडल. ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है. दूसरा स्टेप मेरा क्या हो गया कि भाई चूज द एथलेट फॉर सिल्वर और ब्रॉन्ज. और लास्ट स्टेप क्या हो गया कि भाई चूज अ एथलेट फॉर ब्रॉन्ज. तो ये भी लास्ट सिनेरियो जैसे ही है कि हर एक स्टेप पे, ये मेरा स्टेप 1 है, स्टेप 1, 2, 3, है ना. तो स्टेप 1 के लिए मेरे पास A1, A2, A3 चॉइस है, स्टेप 2 के लिए भी वही है, स्टेप 3 के लिए भी वही है. बट अगर मैंने A1 स्टेप 1 पे असाइन किया तो A1 स्टेप 2 और स्टेप 3 में नहीं होगा, है ना. तो स्टेप 1 के लिए मेरे पास 3 चॉइस हो गई. स्टेप 2 के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हो गई भाई कि स्टेप 2 के लिए मेरे पास 2 चॉइस हो गई, क्योंकि जो भी मैंने स्टेप 1 पे प्लेयर असाइन किया वो मैं स्टेप 2 पे असाइन नहीं कर सकता. तो रिमेनिंग प्लेयर मेरे पास 2 ही रह गए. एंड सिमिलरली लास्ट स्टेप पे मेरे पास 1 चॉइस है. तो सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल टू 3 एथलेट्स A1, A2 एंड A3 इज अगेन 6, ठीक है. सेम प्रिंसिपल से. तो अगेन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप मुझे एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट करके बताओ कि भाई इसमें आउटकम क्या है. आउटकम इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ, दैट मीन्स स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मेडल्स टू A1, A2 एंड A3. ठीक. अभी क्या सेट ऑफ चॉइसेस एट ईच स्टेज सेम रह रही है कि डिफरेंट रह रही है? सेम ही सेट रह रहा है. सो सेट इज सेम एंड द केस अगेन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन नॉट अलाउड है मेरा. ठीक है. नंबर ऑफ चॉइसेस एट ईच स्टेज इज इट इंडिपेंडेंट? अगेन स्टेप 1 पे आप जो भी प्लेयर चूज कर रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टेप 2 पे 2 ही चॉइस अवेलेबल है. वो प्लेयर को आप चूज नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप 2 पे जो अवेलेबल चॉइस है वो चेंज हो रही है. बट नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल एट अ सर्टेन स्टेज और नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल एट स्टेप 2 इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द चॉइसेस दैट यू हैव डन ऑन द स्टेप 1, राइट? सो yes, it is independent, you can still say, and multiplication principle you can still apply. एंड इसमें आप ऑर्डर को महत्व देते हो कि नहीं है. तो बेसिकली आपका आउटकम क्या है? स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडल. तो आप आउटकम को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक टपल से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई आपके आउटकम है अ टपल ऑफ एथलेट्स. टपल ऑफ एथलेट्स लाइक कैसे? तो सपोज A3, A1, A2 दिस इज वैलिड,
राइट। तो दिस इज वन आउटकम, इसको ऐसा भी आउटकम कंसिडर कर सकते हो। एंड अगेन इसमें आप A3 मतलब फर्स्ट एलिमेंट इन दिस टपल रिप्रेजेंट्स व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द एथलेट जिसको गोल्ड मेडल असाइन हुआ है, सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द एथलेट जिसको सिल्वर असाइन हुआ है, थर्ड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द एथलेट जिसको आपने ब्रॉन्ज असाइन किया। तो अगर आप उसको टपल की तरह सोचते हो तो क्या इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं, ऑर्डर का महत्व है कि नहीं? तो अगेन ऑर्डर का महत्व है, क्योंकि अगर आप टपल की ऑर्डरिंग चेंज कर दोगे तो बेसिकली गोल्ड का असाइनमेंट चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर आउटकम भी ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड का महत्व है। एक्चुअली आपके दिमाग में अगर क्लियर हुआ ना तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स को आप मतलब अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि भाई पूछा क्या है, और आप उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके आउटकम में ऑर्डर का महत्व है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टिल हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज स्टिल 6, ठीक है। तो एक एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं, इसमें भी आपको थोड़ा सा इंट्यूशन आ जाएगा कि वाई इट इज स्टिल 6। तो मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट मैंने गोल्ड असाइन करने का सोचा, तो कौन कौन से एथलेट अवेलेबल है। तो A1 को असाइन कर सकते हो, A2 को असाइन कर सकते हो, A3 को असाइन कर सकते हो। होपफुली ये पर्टिकुलर चीज़ें क्लियर है कि भाई A1 एथलेट है, A2 एथलेट है, A3 एथलेट है, उसको गोल्ड असाइन हुआ। So hopefully the color is okay, at least actually readable है आपके लिए। तो ये स्टेप 1 की चॉइसेस मेरे पास 2 है। स्टेप 2 में अगेन मैं सिल्वर असाइन कौन से एथलेट को करूँगा वो डिसाइड करूँगा। तो स्टेप 2 में मेरे पास अगर मैंने गोल्ड A1 को असाइन किया तो सिल्वर या A2 या A3 को असाइन कर सकता हूँ। तो ये A2 और A3 है, होपफुली इट इज स्टिल रीडेबल। तो इस स्टेप 2 में मेरे पास चॉइसेस है स्टिल 2 एंड अगेन स्टेप 3 में आपके पास एक ही एथलेट बाकी रह गया, तो ब्रॉन्ज आप रिमेनिंग एथलेट को असाइन करोगे। सिमिलरली एक ही चीज नोट करने के लिए है कि भाई जो नंबर ऑफ चॉइसेस है एट एवरी स्टेज इज सेम, राइट। तो स्टेप 1 के लिए मेरे पास 3 थी, स्टेप 2 के लिए मेरे पास 2 है एंड स्टेप 3 के लिए मेरे पास 1 ही है, राइट। The number of choices at every stage is not changing with respect to the choices that you do on the earlier stage, right? तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सबसे पहले मैंने गोल्ड असाइन किया, तो ये मेरा स्टेप 1 था। फिर मैंने सिल्वर असाइन किया स्टेप 2 एंड ब्रॉन्ज इज स्टेप 3। अगेन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनारियो ले लेते हैं कि भाई अगर हम आपके पास 4 बॉल है और अगर आप 2 बार ड्रॉ कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहला बॉल आपने ड्रॉ किया, एक साइड पे रख लिया, दूसरा बॉल ड्रॉ किया, साइड पे रख दिया, ठीक है। तो अगर आप 2 बार ड्रॉ कर रहे हो इस बॉल में, तो अगेन आप मुझे बताओ कि भाई स्टेप्स क्या है इसमें। तो स्टेप्स क्या है, पहले तो स्टेप 1 क्या है एंड स्टेप 2 क्या है। सो अगेन स्टेप 1 इज अ आउटकम ऑफ अ फर्स्ट ड्रॉ। सिमिलरली स्टेप 2 इज आउटकम ऑफ अ सेकंड ड्रॉ, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई फर्स्ट ड्रॉ के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, या तो रेड बॉल आएगा, या तो ग्रीन बॉल आएगा, या तो येलो बॉल आएगा, या तो ब्लू बॉल आएगा। तो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, तो 4 चॉइसेस है आपके पास फर्स्ट ड्रॉ के लिए। नाउ वंस द बॉल एट फर्स्ट ड्रॉ हैज बीन फाइनलाइज, स्टेप 2 के लिए आपके पास अगेन 3 चॉइसेस है, क्योंकि रिमेनिंग में 3 बॉल में से कोई भी एक बॉल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस अगेन आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से 12 हो गई, राइट। एंड अगेन मैं आपको सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई इसमें आउटकम को क्या बोलोगे, आउटकम क्या है आपके लिए। सीक्वेंस ऑफ दिस 2 ड्रॉस, सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस 2 ड्रॉस, दैट इज योर आउटकम, राइट। तो एक ऐसी सीक्वेंस हो गई कि भाई रेड ब्लू ये मेरी एक सीक्वेंस हो गई, या फिर ब्लू ग्रीन ये मेरी सीक्वेंस हो गई, राइट। सिमिलरली येलो रेड ये भी सीक्वेंस हो गई, राइट। अगर मैं उल्टा सोचूं
तो ग्रीन ब्लू, क्या वो डिफरेंट सीक्वेंस, उसको मैं डिफरेंट काउंट करूंगा या सेम काउंट करूंगा? ऑन अनदर वर्ड, इसमें मैं बोलूंगा कि भाई ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है, तो आप बोलोगे कि भाई यस इट इज़ ऑर्डर्ड, बिकॉज इसमें ऑर्डर का महत्व है। फर्स्ट बॉल मैंने कौन सा कलर का ड्रॉ किया है, रेड ब्लू और ब्लू रेड दोनों ही डिफरेंट मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, राइट। तो इस वजह से इस आउटकम को मैं ऑर्डर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर का महत्व है। एंड अगेन आउटकम्स मतलब सेम सेट से आ रही है, मतलब बॉल रेड ब्लू ग्रीन येलो, चारों पॉसिबिलिटीज है दोनों स्लॉट्स के लिए। बट अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आउटकम्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का आउटकम, अगर रेड है तो सेकंड स्टेप में मेरे पास ब्लू ग्रीन और येलो चॉइस है। अगर फर्स्ट स्टेप में येलो है तो मेरे सेकंड स्टेप में ब्लू ग्रीन और रेड चॉइस है। अगर ग्रीन है तो ब्लू येलो रेड चॉइसेस है। तो ये तीन मेरी एक आउटकम हो गई, रेड ब्लू रेड ग्रीन रेड येलो। ये तीन मेरी दूसरी आउटकम हो गई, येलो ब्लू येलो ग्रीन येलो रेड। ये तीन मेरी एक और आउटकम हो गई, तीन और आउटकम हो गई, ग्रीन ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन रेड। और ये तीन मेरी तीन और आउटकम हो गई, ब्लू येलो ब्लू ग्रीन और ब्लू रेड, ठीक है। तो इसको एक एनिमेशन वीडियो से भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। पहले चॉइस स्टेज में कितनी चॉइस है? 4, ठीक है। तो स्टेप 1 चॉइसेस मेरी 4 है। पहले ड्रॉ 1 मैंने किया। सेकंड में मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू ड्रॉ 1 अगर मेरे पास पहला बॉल रेड है तो ग्रीन ब्लू और येलो चॉइसेस है, तो 3 चॉइसेस है मेरे पास। सिमिलरली ग्रीन के लिए भी 3 चॉइसेस है, मैं इसको दर्शा नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द स्पेस। सिमिलरली ब्लू के लिए भी 3 चॉइस है, आई कैन डेपिक्ट इट लाइक दिस। तो ये स्टेप 2 चॉइसेस हो गई। तो ये मेरे ड्रॉ 1 का आउटकम है, ये मेरे ड्रॉ 2 का आउटकम है। ड्रॉ 1 में मेरे पास 4 चॉइसेस थी, ड्रॉ 2 में मेरे पास 3 चॉइसेस थी। इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पहले ड्रॉ में जो भी आउटकम है इज नॉट इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस एंड द ड्रॉ 2, राइट। सो टोटल मेरे पास 12 आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड स्पेशल केस हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का, कि अगर आप पूरे एक्सपेरिमेंट को स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हो, राइट। एंड हर एक स्टेप पे सेट ऑफ अवेलेबल आइटम्स जो है वो सेम सेट से आ रहा है। बट स्टेप 1 पे मैंने चॉइस की, वो आइटम मैं रिपीट नहीं कर सकता स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे मैंने चॉइस की, वो आइटम मैं रिपीट नहीं कर सकता स्टेप 3 पे। तो इसको काउंटिंग विदाउट रिपीटेशन कहते हैं। और अगर मेरे पास k स्टेप्स है ना, और मेरे पास n आइटम्स है, तो नंबर ऑफ चूजिंग द सीक्वेंस ऑफ k आइटम्स फ्रॉम n आइटम्स विदाउट रिपीटेशन, ये रिपीटेशन के बिना चूज करने के तरीके कितने होंगे? n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2 टाइम्स अप टिल n-k+1, राइट। तो ये स्पेशल केस 2 हो गया। हमने स्पेशल केस 1 क्या देखा था? जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड था उसको n⁻k लिख रहे थे। यहाँ पे n⁻k नहीं लिख सकते क्योंकि जो मैंने आइटम चूज की एट अ सर्टेन स्टेज, आई कांट रिपीट इट ऑन द नेक्स्ट अपकमिंग स्टेजेस। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द k आइटम्स फ्रॉम n आइटम्स इन अ सीक्वेंस अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ऑर्डर यहाँ पे भी मैटर करता है मेरा, राइट। तो इन अ सीक्वेंस मैं उसको चूज करने के तरीके पूछ रहा हूँ, राइट। तो वो ऐसे हो रहा है, ठीक है। अभी ये एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपके पास 10 अवेलेबल सिटीज़ है ना, और आप उसमें से 5 सिटी की ट्रिप प्लान कर रहे हो बिकॉज आपका बजट लिमिटेड है या फिर आपका टाइम अनलिमिटेड है। तो आपको 5 सिटी विजिट करना है, कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो। अगेन आप इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप वाइज डिवाइड करो कि स्टेप 1 क्या दर्शाता है? विजिट ऑफ द सिटी, नो। विजिट ऑफ द सिटी 1 और फर्स्ट सिटी। सिमिलरली स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे आपके पास 5 स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप 1 के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है? 10। जो भी सिटी आपने विजिट किया स्टेप 2 में आप विजिट कर सकोगे नहीं,
तो 9 चॉइस है। स्टेप 3 पे आपके पास चॉइस है 8, स्टेप 4 पे 7 एंड स्टेप 5 पे 6। तो जो भी आंसर आया ये आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लानिंग द ट्रिप और विजिटिंग द 5 सिटीज फ्रॉम द सेट ऑफ 10 सिटीज। मैं सेम इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आप आर्टिकुलेट करके बताओ कि इसमें आउटकम क्या है, ठीक है। तो आउटकम इज अ सीक्वेंस ऑफ 5 सिटीज। अगेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अभी ऑर्डर मैटर करता है, राइट। इट इज अगेन द सीक्वेंस ऑफ 5 सिटीज, दिस इज माई आउटकम। मतलब अगर मैं कोई भी 5 सिटी ले लेता हूँ कि भाई चलो लंदन, इस्तांबुल, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड दुबई, है ना। तो ये 5 सिटी को मैं अलग अलग ऑर्डर में चूज करूंगा और अलग अलग ऑर्डर में विजिट करूंगा, तो मैं उसको डिफरेंट ट्रिप कंसिडर करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि इसको मैं डिफरेंट आउटकम कंसिडर करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूँ तो मेरे तरीके आते हैं 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में भी अगेन इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 5 सिटीज। दिस इज माय वन आउटकम। अगेन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। एंड अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि चॉइसेस एट अ सर्टेन स्टेज, सॉरी नंबर ऑफ चॉइसेस एट द सर्टेन स्टेज, राइट। बिकॉज आप ट्रिप में ऑब्वियसली सिटी मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं करोगे, तो आप के पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज है इज रिमेनिंग सेम irrespective of the choices that you have done on the earlier stage, right? So the number of choices are independent at every stage. That's why you can apply the multiplication principle. और ये again scenario हुआ कि counting without repetition. ठीक है। सो सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि भाई आपके पास 7 कैंडिडेट्स हैं, है ना, और इसमें मैं कैंडिडेट्स को अलग अलग गिन रहा हूँ, है ना। सो एवरी कैंडिडेट इज अ डिफरेंट। तो 7 कैंडिडेट है और आपको 3 चीज़ें चूज करनी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, ठीक है। तो आप कितने तरीके से चूज कर सकोगे, तो इसको भी आप स्टेप में डिवाइड कर दो। सबसे पहला चॉइस है कि भाई चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा होगा, उसके पास है ना चॉइस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड चॉइस ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, 7। अभी जो भी बंदा चूज किया, यू कांट चूज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, इट हैज टू बी अ डिफरेंट मेंबर और इट हैज टू बी अ डिफरेंट पर्सन। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 6 है, सेक्रेटरी के लिए मेरे पास चॉइसेस है 5। So how many ways I can choose it? 7 times 6 times 5. That are the number of ways I can choose the president, vice president and secretary from the 7 student. तो होता है कि स्कूल में इलेक्शन होता है, राइट, तो सारे पोस्ट होते हैं इस हिसाब से। तो अगेन मैं सेम चीज़ें एम्फसाइज करना चाहूँगा कि इसमें आउटकम क्या हुई। आउटकम इज एक बार आप आउटकम को क्लियरली आर्टिकुलेट कर पाते हो ना, तो सारी चीज़ें इजी हो जाती है कि भाई इसमें आउटकम क्या हुई। तो आउटकम इज व्हाट इज द आउटकम, असाइनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी पोस्ट, राइट। तो उसको मैं एक सीक्वेंस और एक टपल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मैंने कौन से स्टूडेंट को प्रेसिडेंट असाइन किया है। सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा कि स्टूडेंट विच हैज़ बीन असाइन द वाइस प्रेसिडेंट चेयर। सिमिलरली कौन सा स्टूडेंट सेक्रेटरी चेयर को असाइन हुआ है, ये प्रेसिडेंट के लिए, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए और ये सेक्रेटरी के लिए। तो आउटकम इज अगेन ऑर्डर्ड टपल, ऑर्डर्ड आउटकम गिन सकते हो उसको कि अगेन इट इज ऑर्डर्ड, राइट। Right, and every assignment I can count it as an ordered tuple, right. First element of this particular tuple represents कौन सा student assign हुआ है for a president post, second element कौन सा for vice president and third कौन सा for secretary। तो मैं सारे student को नाम भी दे सकता हूँ ऐसे।
तो थोड़ा सा इजी हो जाता है सोचने के लिए कि ये स्टूडेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। तो ये टपल कैसी दिखेगी मेरी, ये टपल कैसी दिखेगी मेरी, तो टपल मेरी दिखेगी कि भाई सपोज S5 स्टूडेंट को मैंने प्रेसिडेंट बना लिया, S7 को मैंने वाइस प्रेसिडेंट बना लिया और S2 को मैंने सेक्रेटरी। तो ये एक आइटम और एक आउटकम हुई मेरी, तो इसको मैं ऑर्डर में गिन सकता हूँ। तो एवरी ऑर्डर अगर मैंने डिफरेंट कर दिया, तो अगर सेम मेरा सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स है बट मैंने ऑर्डर डिफरेंट कर दिया, तो मैंने उसकी पोस्ट चेंज कर दी, तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर आउटकम्स में मैं ऑर्डर को भी महत्व देता हूँ। तो अगेन ये ऑर्डर्ड है, राइट। और अगेन ये केस हो गया कि भाई आप इसमें रिपीटेशन कंसिडर कर सकते हो। सॉरी, रिपीटेशन नॉट अलाउड है इसमें, मतलब सेम स्टूडेंट को आप मल्टीपल पोस्ट असाइन नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने आपको ये चीज़ हाईलाइट की कि भाई आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है काउंटिंग एक्सपेरिमेंट में आप आउटकम किसको बोलते हो, वो एक बार चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर आप सपोज आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाते हो उसमें, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। हर एक पॉसिबल स्टेप्स पे जो आइटम्स है सेम सेट से आ रही है, डिफरेंट सेट से आ रही है, सेम सेट से आ रही है तो रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये एम्फसाइज करने की कोशिश की कि भाई जो आप आउटकम को रिप्रेजेंट करते हो उसमें ऑर्डर का महत्व है कि नहीं। तो ये चीज़ अगर आप एक बार क्लियर हो जाते हो, तब आप काउंटिंग एग्जाम्पल्स को अच्छे से और एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए इक्विप्ड हो जाते हो। तो एक इस पर्टिकुलर पूरे केसेस को एक तरीके से डायग्राम में देख लेते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ काउंटिंग एक्सपेरिमेंट या तो मैं 2 टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ कि काउंटिंग एक्सपेरिमेंट्स में जो चॉइसेस है वो चॉइसेस हर एक स्टेप की चॉइसेस सेम सेट से आ रही है या डिफरेंट सेट से आ रही है। अगर वो सेम सेट से आ रही है तो रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, और अगर हर एक केसेस में रिपीटेशन अलाउड है तो मैं ऑर्डर को महत्व देता हूँ कि नहीं देता हूँ, नहीं अलाउड है तो उसमें भी ऑर्डर को महत्व देता हूँ कि नहीं देता हूँ। तो हर एक काउंटिंग प्रॉब्लम आता है तब आप ये तीनों एस्पेक्ट आप चेक करो कि दिमाग में आप चेक करो कि भाई आप उसमें स्टेजेस में पहले तो डिवाइड कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो आप चूज करो कि भाई हर स्टेप पे जो अवेलेबल आइटम्स है सेम स्टेप पे आ रही, सेम सेट से आ रही है, डिफरेंट सेट से आ रही है। सेम सेट से आ रही है तो रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। और हर एक केस में आप देखो कि भाई आप फाइनल आउटकम जो कंसिडर कर रहे हो ना, ये उसमें ऑर्डर का महत्व है कि ऑर्डर का महत्व नहीं है। तो देखो हम आगे जाके थोड़े कॉम्प्लेक्स काउंटिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे, है ना। तो हर एक सिनेरियो को मैं ऐसे एक या मल्टीपल सिनेरियोज में डीकम्पोज कर सकता हूँ, और सारे के लिए काउंटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। सो इफ आई काउंट the items in each of this specific scenario, then I am equipped to solve a more complex problem which involves interplay of multiple scenarios, right? तो ये बेसिक सिनारियोज आपके दिमाग में फिट बैठने चाहिए। हर एक टाइम ये आप क्वेश्चन खुद को पूछो कि भाई अगर मैं काउंटिंग प्रोसेस को सीक्वेंस ऑफ स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ तो पहले तो भाई सेम सेट से है, डिफरेंट सेट से है, रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, ऑर्डर को महत्व देता हूँ नहीं देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में सोचो एंड देन यू आर इक्विप्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है। सो बिफोर क्लोजिंग द लेक्चर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लेक्चर के बाद इसके बारे में सोचो। तो सबसे पहले तो मैंने ये एक एग्जांपल आपको दिया था कि सपोज यू ड्रॉ 3 balls फ्रॉम अ ईयर, राइट, एंड इसमें आउटकम क्या है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता। तो इसके हमने आंसर्स निकाले कि इसमें आउटकम क्या है, सीक्वेंस ऑफ ड्रॉस, राइट, सीक्वेंस ऑफ आउटपुट्स ऑफ बॉल ड्रॉस। तो सीक्वेंस ऑफ आउटपुट्स ऑफ बॉल्स दैट इज योर वन आउटकम। यू नो, आउटकम मेरी ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। तो मैंने बोला था कि भाई ऑर्डर का महत्व है, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो मैं उसको डिफरेंट आउटकम कंसिडर करूंगा। तो अगेन मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया था, राइट, अगर आपको पता हो तो। ये स्टेप 1 था जो आउटकम ऑफ फर्स्ट ड्रॉ था, ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉ था। ये स्टेप 2 था जो सेकंड ड्रॉ का आउटकम था। ये स्टेप 3 था जो थर्ड ड्रॉ का आउटकम था, राइट। तो ये फर्स्ट ड्रॉ के लिए, ये सेकंड ड्रॉ के लिए, ये थर्ड ड्रॉ के लिए।
एंड नंबर ऑफ वेज काउंट करने के लिए मैंने कैसे बोला था कि फर्स्ट ड्रॉ के लिए मेरे पास चॉइसेस है 3, सेकंड ड्रॉ के लिए मेरे पास चॉइसेस है 2, थर्ड ड्रॉ के लिए मेरे पास चॉइसेस है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई जो पहला ड्रॉ का आउटकम है ना वो मेरा फर्स्ट बॉल हो जाता है। मेरी जो देखो आउटपुट आपके क्या है और आउटकम क्या है, सीक्वेंस है आपकी आउटकम, है ना। सीक्वेंस क्या होगा कि भाई एक आप उसको टपल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, टपल के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये टपल में एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। तो पहला जो बॉल का आउटकम है ना वो पहले स्लॉट में ही जा रहा है, सेकंड ड्रॉ का आउटकम सेकंड स्लॉट में ही जा रहा है, थर्ड ड्रॉ का आउटकम थर्ड स्लॉट में ही जा रहा है। मैं ऐसा फिक्स रख रहा हूँ इस पर्टिकुलर सिनारियो में, राइट। तो अभी आप जो बॉल को ड्रॉ कर रहे हो और स्लॉट में रख रहे हो, राइट, जो सीक्वेंस का स्लॉट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो स्लॉट्स को भी मैं स्टेप से असाइन कर देता हूँ। मतलब कि फर्स्ट ड्रॉ मैंने किया एंड असाइनिंग टू फर्स्ट स्लॉट, वो मेरा पूरा स्टेप 1 हो गया। ठीक है। सिमिलरली सेकंड ड्रॉ किया एंड असाइन टू सेकंड स्लॉट, वो मेरा स्टेप 2 हो गया। एंड थर्ड स्टेप क्या हो गया कि डू द थर्ड ड्रॉ एंड असाइन टू थर्ड स्लॉट। ये जो स्लॉट है वो अगेन आपका जो फाइनल आउटपुट सीक्वेंस जो बन रही है उसके ऑर्डर में है। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, उसमें जो आइटम आएगी वो आपकी फाइनल आउटपुट सीक्वेंस आएगी जिसमें ऑर्डर का महत्व है, राइट। तो स्टेप 1 पूरा मेरा ये हो गया कि फर्स्ट ड्रॉ किया और उसको मैंने फर्स्ट स्लॉट में असाइन किया। स्टेप 2 ये हो गया कि सेकंड ड्रॉ किया, सेकंड स्लॉट में असाइन किया। स्टेप 3 क्या हो गया, थर्ड ड्रॉ किया और थर्ड स्लॉट में असाइन किया। सपोज जो मैंने पहला ड्रॉ 1 लिया, ये ड्रॉ 1 इसमें गया, सिमिलरली ये ड्रॉ 2 इसमें गया, सिमिलरली ये ड्रॉ 3 इसमें गया। तो ड्राइंग की सीक्वेंस एंड जो फाइनल आउटकम के सीक्वेंस को मैं सेम रख रहा हूँ। और बेसिकली ड्राइंग की सीक्वेंस आप स्टेप्स भी सोच सकते हो कि फर्स्ट ड्रॉ मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस आई हैव फॉर द फर्स्ट ड्रॉ इज माय फर्स्ट स्टेप, राइट। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर सेकंड ड्रॉ इज 2 एंड दैट इज इटसेल्फ माय सेकंड स्टेप, राइट। तो क्या मैं स्टेप्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ? सपोज मैंने फर्स्ट ड्रॉ लिया और वो जो बॉल आया मैंने स्लॉट 2 में डाला, ये मेरा ड्रॉ 1 है, ठीक है। ये मेरा ड्रॉ 2 है। सेकंड बॉल मैंने स्लॉट 3 में डाला एंड ये मेरा ड्रॉ 3 है, ठीक है। तो अगेन आउटकम क्या हुई, ये स्लॉट का ऑर्डर वही मेरी आउटकम हुई, राइट। बट अभी मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वो मैं बॉल्स अलग अलग स्लॉट में प्लेस कर रहा हूँ। तो पहले मैं पहला ड्रॉ स्लॉट 1 में ही डाल रहा था, दूसरा ड्रॉ स्लॉट 2 में ही डाल रहा था, तीसरा ड्रॉ स्लॉट 3 में ही डाल रहा था। अभी मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया कि पहला ड्रॉ स्लॉट 2 में लिया, दूसरा स्लॉट 3 में लिया, तीसरा स्लॉट 1 में लिया, ठीक है। तो अगर मुझे इसको काउंटिंग से जो नंबर ऑफ आउटकम्स है उसको मुझे काउंटिंग से एन्यूमरेट करना है तो कैसे कर सकता था? पहले मैंने क्या किया था, स्लॉट 1 के नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास फर्स्ट ड्रॉ में 3 थे, स्लॉट 2 के नंबर ऑफ चॉइसेस 2 थे एंड स्लॉट 3 के भी नंबर ऑफ चॉइसेस 1 थे। तो अगेन मेरे पास 6 आंसर आ रहा था इस पर्टिकुलर सिनेरियो, और मैं इसको एक्सपेरिमेंट 2 बोलता हूँ। इसमें स्लॉट 2 के लिए मेरे पास 3 चॉइस है, स्लॉट 3 के लिए मेरे पास 2 चॉइस है एंड स्लॉट 1 के लिए मेरे पास अगेन 1 चॉइस है। तो अगेन मेरे नंबर ऑफ एन्यूमरेशन और नंबर ऑफ आउटकम स्टिल 6 आ रहे हैं, राइट। तो पहला तो मेरा ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको पार्शियली आंसर कर ही दिया है कि भाई नंबर ऑफ आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 आर सेम। तो नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने बताया था कि भाई आप इसमें भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो लगा ही सकते हो कि स्लॉट 2 में अगर आप पहला बॉल ड्रॉ करो तो आपके पास 3 चॉइस है, स्लॉट 3 में 2 चॉइस है, स्लॉट 1 में 1 चॉइस है। तो स्टिल यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यू आर अराइविंग एट द सेम आंसर विच इज 6। तो इट इज यस, बट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, मैं आपको एम्फसाइज करूंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पहली चीज।
और उसका आंसर देने के लिए आपको मैं थोड़ा सा सोचने के लिए एंकरेज करूंगा कि भाई आप क्या रिलेट कर पा रहे हो क्या, कि जो आपने आउटकम एक्सपेरिमेंट 2 में लिया और आउटकम एक्सपेरिमेंट 1 में लिया है ना। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब मैं सीक्वेंस ऑफ बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूँ और पहला बॉल मैंने ड्रॉ किया वो बॉल स्लॉट 1 में डाला, 2 में डाला और 3 में डाला। एक्सपेरिमेंट में 2 में क्या किया, मैंने जो सीक्वेंस ऑफ बॉल ड्रॉ किया ना उसमें पहला बॉल ड्रॉ किया वो 2 में डाला, दूसरा 3 में डाला और तीसरा 1 में डाला। तो क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन फिक्स रह रहा है क्या, नहीं। तो अगर आप इस दोनों को रिलेट कर पा रहे हो तो इस पर्टिकुलर वाई का आंसर आप अच्छे से दे पाओगे कि वाई द नंबर ऑफ आउटकम्स इन बोथ द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर सेम, राइट। हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट 2 में भी लगा ही सकते, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। स्लॉट 2 के लिए मेरे पास 3 चॉइस थी, डजंट मैटर क्योंकि वो पहला बॉल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और स्लॉट 2 के लिए मेरे पास 3 चॉइस है एक्सपेरिमेंट 2 में। स्लॉट 3 के लिए मेरे पास 2 चॉइस है एक्सपेरिमेंट 2 में, एंड स्लॉट 1 में मेरे पास एक ही चॉइस है। स्टिल मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा सकता हूँ और 6 आउटकम मैंने दे दिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में सोचो कि why the number of outcomes in both the experiments are same. We will discuss this in the next lecture, and for that I will encourage you to relate the outcomes that you are receiving in the experiment 1 and experiment 2. Okay. So again, ultimately आपका final outcome क्या है? Order of balls in the slot 1, 2 and 3 है ना। तो ये फाइनल आउटकम है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बट जस्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो मैं बॉल्स पुट कर रहा हूँ यान में से वो सीक्वेंस को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। एक्सपेरिमेंट में 1 में मैंने स्लॉट 1 में पहला डाला, स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में तीसरा। एक्सपेरिमेंट 2 में मैंने स्लॉट 2 में पहला डाला, स्लॉट 3 में दूसरा एंड स्लॉट 1 में पहला। अगेन आपका फाइनल आउटकम तो सीक्वेंस ही हुआ, दिस इज योर फाइनल आउटकम ओनली। फाइनल आउटकम आपका यही रहा है। फाइनल आउटकम इज द आउटपुट ऑफ स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। ये आपका फाइनल आउटकम ही है। बट आप दोनों ही तरीके से एन्यूमरेट करो, नंबर ऑफ वेज सेम आ रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों में एप्लीकेबल है। बट थोड़ा सा मोर इनहेरेंट रीजन है इनके बीच में। सोचो कि वाई द नंबर ऑफ एन्यूमरेशन इन बोथ द वेज दैट यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इज सेम, राइट। ओके, सो हमने इस पर्टिकुलर क्लास में क्या पढ़ा कि हमने काउंटिंग विदाउट द रिपीटेशन का केस देखा। हमने सोचा कि भाई हमने पूछा कि भाई इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो हमने आर्ग्यू किया कि हाँ भाई नंबर ऑफ चॉइसेस अनअफेक्टेड रही है, इवन दो सेट डिफरेंट हो जाता है। जो आपने पहले कंसिडर किया और चूज किया वो दूसरे स्टेप्स पे अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल एट एवरी स्टेप नंबर ऑफ चॉइसेस आर अनअफेक्टेड। सो आप स्टिल उसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्लियर रहो कि आउटकम में आप ऑर्डर को महत्व देते हो कि नहीं, मतलब कि ऑर्डर्ड आउटकम है या अनऑर्डर्ड आउटकम है, इसको आप एकदम से क्लियर रहो। ये मैंने थोड़ा सा एम्फसाइज करके मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें क्लियर हो, क्योंकि हम मल्टीपल केसेस देखेंगे ऑर्डर और